अगर आपको भी 1 साल या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली में एक बढ़िया हॉस्पिटल। यहाँ पे वैकेंसीज़ चल रही है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, दोनों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। हॉस्पिटल का नाम है प्राइमस हॉस्पिटल, जो कि चाणक्यपुरी में पड़ता है। लड़कियों को और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल सरोजिनी मार्केट के साथ में है, तो आपके लिए शॉपिंग और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। ये बेस्ट हॉस्पिटल मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, वो वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 200 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल ये बहुत ही बढ़िया एरिया में है। वीडियो में आप देख सकते होंगे, बाहर से भी काफ़ी बड़ा है देखने को हॉस्पिटल, ठीक है? और वहाँ पे अगर डेज़ की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, इवन सैटरडे को भी जा सकते हो। तो अभी जो हम गए थे रिसेंट में, हम गए थे 2 बजे फ्राइडे को, ठीक है? तो 2 बजे भी हमारी इंटरव्यू करवा दी, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हॉस्पिटल करवाते नहीं है, लेकिन इन्होंने करवा दी। तो वैकेंसी वहाँ पे 1 साल से ऊपर वालों के लिए है। उसमें आपको 1 साल चाहे 2 चाहे 3, अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर आप ट्राई मत करना, क्योंकि आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो वही अगर हम सैलरी की बात करें तो 1 साल के साथ 23 से 25,000 सैलरी मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको हॉस्टल फ्री मिल जाएगा, प्लस आपको रहना मेल फीमेल दोनों के लिए फ्री है, प्लस खाने का भी आपको शायद सिलेंडर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है। तो बस आपको खाना बनाना ही होता है, ठीक है? तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये आपको एक फ़ायदा रहता है कि आपको अलग से कुछ पैसा नहीं देना है, सारे पैसे आपके सेव होंगे। लेकिन किसी और बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जैसे मैक्स में चले जाओ, फोर्टिस में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको रेंट देना पड़ता है जो हॉस्टल का होता है। तो ये वहाँ पे थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव पॉइंट मुझे लगता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेल को भी ये हॉस्टल दे देते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। और इसके साथ यहाँ पे हेडेक वाला ज़्यादा काम नहीं है। जैसे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे हेडेक बहुत है ना? कभी कोई राउंड करने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, पेशेंट को टर्न करके दिखाओ, बेड सोर तो नहीं है, ये नहीं करा तुमने, ये नहीं करा। तो हर चीज़ के लिए लेटर लिखो, फिर आपकी क्लास है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कुछ भी करो, आपको क्लास लगा के जानी है ना? तो ये सारे इतने चोचलेबाज़ी वाला काम नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा हेडेक कम है, ठीक है? उसके बाद अगर हॉस्पिटल की बात करें तो एनएबीएच प्लस एनएबीएल एक्रीडेटेड है, और 200 से ऊपर के बेड है यहाँ पे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर कल को अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, दुबई जाना है या किसी बड़ी कंट्री में जाना है, तो भी वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस जो है वैलिड रहेगा, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो 15 से 20 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इनके 2025 के लास्ट के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, प्लस 2026 के भी हैं, प्लस इसी मंथ अप्रैल का भी है। अभी जो है 15 क्वेश्चन है, इससे पहले 20 क्वेश्चन का भी था। तो मेरे पास इनके 4-5 है, और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर तो मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर दे के भेजूँगा, उनके राइट आंसर क्या लिखने हैं वो भी सारे बता के भेजूँगा। तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 में से 15 नंबर आपके आएँगे, तो जो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आगे जाके इंटरव्यू आपकी और ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छी नॉलेज के साथ बंदा है तो इसको रख लो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो। कोर्स के प्राइस मैंने और भी कम कर रखे हैं इस मंथ में, तो अगर आपको करना है तो आप जॉइन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। आपको कोर्स की सारी डिटेल मैं वहाँ पे दे दूँगा, और विदिन 7 डेज़ रेडी करके प्लस रेफरेंस देके भेजूँगा, क्योंकि मेरे कम से कम 10 से भी ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी अगर हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कौन-कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल एक्सपीरियंस हमने शो किया था। तो उसमें सबसे तो पहली चीज़ है आपकी इंट्रोडक्शन। आपकी इंट्रोडक्शन के लिए आपको हमेशा रेडी रह के जाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन में आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो-जो आपने किया है। जैसे आप अपना नाम बताओगे पहले, ठीक है? उसके बाद आप बताओगे आप कहाँ से हो, उसके बाद आपने क्या स्टडी की है और कब करी है वो आप बताओगे, ठीक है? और उसके बाद आप उनको बताओगे कि आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कौन से डिपार्टमेंट का है और कब से लेके कब तक का है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। और मेरी सजेशन आपके लिए यही रहेगी कि अगर आप इंट्रोडक्शन दो तो हमेशा इंग्लिश में दो, हिंदी यूज़ मत करो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो खैर आप रट ही सकते हो, ठीक है? इसमें क्या करना है, जैसे आप बोलोगे कि माय नेम इज़ सुरेश एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ यूपी। आई हैव डन माय जीएनएम इन 2023 एंड आफ्टर दैट आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन XYZ हॉस्पिटल फ्रॉम दिसंबर 2023 टू जनवरी 2026, या जो भी, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना इनका जो है फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ के जाना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनका प्रोटोकॉल पूरा आपको बताना है, ठीक है? उसके बाद अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या करना है ना? रिएक्शन का तो वो पूछेंगे पूछेंगे। तो रिएक्शन में आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड को स्टॉप करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं।
जो भी मेडिसिन वो आपको बोलते हैं वो सारी मेडिसिन देते हो, जैसे एफकॉर्लिन हो गया, एविल हो गया, जेडेक्सा हो गया, जो भी आपके मतलब हॉस्पिटल में रूल रेगुलेशंस है, जो भी उस हिसाब से मेडिसिन आपको दिलवाते हैं, तो वो सारी आप मेडिसिन ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो आपका ब्लड बैग है और उसके साथ जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है वो भी आपको भेजना है, प्लस इसके साथ आपको यूरिन का सैंपल भी भेजना होता है। तो ये सारे जो भी आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो वो सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स उन्होंने पूछा था कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी है, तो 5 इमरजेंसी ड्रग्स उन्होंने पूछा था कि कोई 5 इमरजेंसी ड्रग्स बताओ। लेकिन मैं अपने कोर्स में क्या करता हूँ, मैं उनको 10 इमरजेंसी ड्रग्स बता के भेजता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैंने आपको 10 पढ़ाई है ना, तो 10 में से आप 3 तो भूल जाते हो, है ना, क्योंकि हर कोई भूल ही जाता है उस टाइम पे। जो भी सीरीज वाइज चीज याद करनी होती है वो हमेशा हम स्किप करते ही करते हैं, उसमें से 2 से 3। आपको ये नहीं है कि अगर मैं 5 बोल रहा हूँ तो आप 5 ही पढ़ के जाओ, पता चले उसमें से भी आप 2 भूल गए तो 3 ही बता पाओ, है ना। तो इसलिए 10 पढ़ के जाओ, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं अपनी जो फेवरेट है वही बताता हूँ, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डेक्सट्रोज, एफकॉर्लिन, है ना। कई बार ना एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपी या फिर बिहार वाली साइड से हो, तो वहाँ पे ना आप एक चीज हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि मैं डेली डेली मॉक इंटरव्यूज करता रहता हूँ स्टूडेंट की, तो मैं जितने भी स्टूडेंट देखता हूँ यूपी बिहार से, वो हमेशा एड्रेनालिन इंजेक्शन को प्रोनाउंस करने में गलती करते हैं। वो अडर्निल बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं अडर्निल। तो अब या तो उन्होंने अडर्निल ही पढ़ा है या जो भी, लेकिन सभी सभी अडर्निल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा खास ध्यान रखो कि इसका पूरा आपको सही से नाम लेना है, सही से प्रोनाउंस करना है। या तो आपसे एड्रेनालिन नहीं बोला जा रहा है, आप सीधा बोल दो एडीआर। वो भी नहीं आपको बोलना तो एपी बोल दो, एपी नहीं बोलना तो एपिनेफ्राइन बोल दो, है ना। तो 2-3 और भी नाम है, उस नाम से आप बोल सकते हो। अडर्निल मत यूज़ करा करो, उससे उनको ये लगता है कि इनको मेडिसिन के नाम भी नहीं पता है, बस ऐसे ही मेडिसिन का नाम पढ़ते भी नहीं है, तो डोज क्या देखते होंगे, है ना। तो फिर आपको फंसाने के लिए वो डोज पूछने लग जाते हैं कि एट्रोपिन कितने एमजी का आता है, तो 0.6 एमजी का आता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो आपका अडर्निल है तो वो भी 1 एमजी का आता है। तो आपको जो भी मेडिसिन आप बता रहे हो आपको पता होना चाहिए क्या कितने एमजी की आती है, ठीक है। उसके बाद क्रैश कार्ड के बारे में इन्होंने पूछा था कि क्रैश कार्ड क्या होता है, उसमें क्या-क्या सामान रखते हो? और क्रैश कार्ड के लिए जैसे एपिटोम हॉस्पिटल में भी उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर क्रैश कार्ड आप यूज़ करते हो तो कितने टाइम में आपको रिप्लेस करना होता है? तो क्रैश कार्ड का देखो ऐसा है कि हम हमेशा क्या करते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल, मतलब अगर अभी मेरा पेशेंट क्रैश हुआ है, हमने सामान यूज़ करा है, पेशेंट या तो रिवर्ट हो गया या फिर रिवर्ट नहीं हुआ, डिक्लेयर्ड हो गया है। तो डिक्लेयर होने के बाद सबसे फर्स्ट आपका काम होना चाहिए कि उसका सामान सारा जो भी यूज़ करा है वो मँगवाओ और रिप्लेस करो। क्योंकि दूसरा पेशेंट कब आपका दोबारा से ऐसे हो जाए, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा इसको पहले रिप्लेस करना है। बाकी इन्होंने जो पूछा था कि क्रैश कार्ट में क्या-क्या चीज़ें रखते हो? सबसे ऊपर टॉप वाली जो शेल्फ होती है, उसके ऊपर आपको पता है कि हम मोस्टली जो रखते हैं वो होता है डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर हर क्रैश कार्ट में आपको हमेशा बोलना है और सबसे टॉप की लेयर पे ही रखना है। साथ में हम एक ट्रे होती है हमारे पास जिसमें हम सारी इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं, ठीक है? और भी बाकी फाइल वगैरह जो भी चेकलिस्ट वगैरह उसमें होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वाले ड्रॉवर में हम सारी हाई रिस्क और इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं, जैसे जो भी हम मतलब नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सारी, है ना, जो भी इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होने वाली वो सारी हम उसमें रखते हैं। और मेडिसिन के नाम बता सकते हो जितना-जितना आपको याद आ रहा है, बट स्टिल मतलब ज़्यादातर हम इन्फ्यूज़न में जो भी मेडिसिन देते हैं वो इमरजेंसी ड्रग्स प्लस हाई रिस्क मेडिसिन जो पेशेंट की जान बचाने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी हम रखते हैं, ठीक है। सेकंड वाली शेल्फ जो होती है उसके अंदर आप अपने इंटुबेशन का सारा सामान रखते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने फॉलिस कैथेटराइज़ेशन का सारा सामान रखते हो, प्लस फॉलिस कैथेटराइज़ेशन के साथ-साथ आप सेंट्रल लाइन का भी सारा सामान रखते हो। तो ये तीनों, क्योंकि जब भी पेशेंट क्रैश होता है, इंटुबेट होता है, तो पेशेंट सबसे पहले है पेशेंट को बचाना। अपने दिमाग में इस तरीके से याद करो कि पहले पेशेंट को बचाने के लिए सीपीआर करते दौरान जो-जो चीज़ें चाहिए वो सारी ऊपर वाली शेल्फ हो गई, मेडिसिन हो गई। उसके बाद आप पेशेंट को आपने बचा लिया है, सबसे फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी सेंट्रल लाइन, उसी टाइम डल जाएगी, ठीक है। सेंट्रल लाइन का सारा सामान उसके अंदर है। उसके बाद पेशेंट को फॉलिस डाल दो क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, अब पेशेंट को ट्यूब डली हुई है और इन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। फॉलिस का सारा सामान उसमें होता है, फॉलिस डाल दिया, ये दोनों चीज़ें साथ में ही हो जाती है। तो ये सारा सामान हो गया सेकंड शेल्फ में। थर्ड वाली में बाकी सारी चीज़ें जैसे कि मिसलेनियस वाली सारी चीज़ें होती है, जो सिरिंजेस वगैरह हम रखते हैं, वो एम्बू बैग रखते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? ऐसे ही आईवी कैनुलेशन का भी सारा सामान उसी में होता है। तो इस तरीके से आप उनको सारी चीज़ें बता सकते हो कि ये सारा सामान हम यूज़ करते हैं, ये सारा सामान उसमें हम रखते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्वेंटरी में क्या-क्या चेक करते हो, ये क्वेश्चन पूछा था। इन्वेंटरी में देखो क्या-क्या होता है, फिज़िकल होता है, जो सबसे नीचे वाले स्टाफ है वो फिज़िकल वगैरह चेक करते हैं। फिज़िकल में आपका क्या-क्या आता है, जितने भी मॉनिटर्स होंगे
और जो भी सामान वहाँ पे यूज़ करते हो, मॉनिटर है, बेड है, आपकी ग्लूकोमीटर्स है, आपकी ट्रॉली कितनी है, व्हीलचेयर कितनी है ना? और मतलब ए टू ज़ेड सिरिंज पंप वगैरह सब इसी में आ जाता है। तो सारी चीज़ें फिज़िकल इन्वेंटरी में आती है जो कि चेक करनी होती है। उसके बाद जो भी मेडिसिन की कबर्ड्स होती हैं वो चेक करता है स्टाफ, साथ में हाई रिस्क की कबर्ड्स जो होती है वो, फिर इमरजेंसी ट्रॉली, ड्रेसिंग ट्रॉली, क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट वैसे अगर सील पैक हो तो हमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, हम चेकलिस्ट होती है जिसकी अपर शेल्फ हम चेक करते हैं, जैसे डिफिब्रिलेटर हमारा वर्किंग में है या नहीं, और हमारा लेरेंजोस्कोप जो है वो चल रहा है या नहीं, है ना? वो चीज़ें हम चेक करके चेकलिस्ट फिल करते हैं। उसके बाद ईसीजी, वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें इसी में आपकी आ जाती है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने सीपीआर का प्रोटोकॉल पूछा था, तो उसके बाद आपसे सीपीआर की रेशो पूछ सकते हैं 30:2, और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी कंप्रेशर 1 मिनट में देते हो, कितने कंप्रेशंस देते हो 1 मिनट में। तो वो आपको पता है 100 टू 120 कंप्रेशंस देते हैं। उसके बाद ब्रेडी टैकीकार्डिया क्या होता है? तो ब्रेडी टैकीकार्डिया तो आपको खैर पता ही है, ब्रेडी मतलब हार्ट रेट का कम होना, और टैकी मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है? और ऐसे ही हाइपो और हाइपर का भी आपको याद रखना है। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना। हाइपो के साथ ग्लाइसीमिया लग गया तो शुगर कम हो गई है, हाइपो के साथ टेंशन लग गया तो बीपी कम हो गया, है ना? और ऐसे ही हाइपर का मतलब बढ़ जाना। तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा-सा याद रखना है, कन्फ्यूज़ मत होना। कई बार आप ब्रेडी को टैकी और टैकी को ब्रेडी भी कर देते हो, है ना? मतलब कन्फ्यूज़न में, या फिर उस टाइम पे कई बार ऐसे हेजिटेशन में हम कर देते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद वार्ड में कौन-कौन से पेशेंट देखे, यही चीज़ इन्होंने पूछी थी कि वार्ड में कौन-कौन से पेशेंट देखे, तो वो भी याद करके जाना है, वो भी आपको सारे बताने हैं। अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो तो नॉर्मल जनरल पेशेंट वहाँ पे आपके आते हैं, फीवर वाले आ गए, अब्डोमेन पेन करके कोई पेशेंट आ गया, है ना? या कोई पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आ गया, या फिर कोई भी बीमार है, इन्फेक्शन है, वो आ गया आपके पास, या फिर कोई भी नॉर्मल जो सर्जरी के लिए पेशेंट अगर डे केयर में आ गया, कोई डे केयर में मेडिसिन के लिए आ गया, कोई कीमोथेरेपी के लिए आ गया, तो बहुत सारे अलग-अलग पेशेंट्स हैं जो आप बता सकते हो ना। कोई हाइपरग्लाइसीमिया करके आ जाता है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया करके आ जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो सबका आपको बस एक दिमाग में रखना है और उस तरीके से आपको बताते जाना है, ठीक है? उसके बाद किसी भी 5 एंटीबायोटिक्स के नाम उन्होंने पूछे थे कि किसी 5 एंटीबायोटिक के नाम बताओ, तो वो आपको बताने हैं जो भी आपको ईज़ी लगते हो, जो भी, है ना? आप बताना चाहते हो वो बता सकते हो। उसके बाद एक टेस्ट भी उन्होंने बोला कि एंटीबायोटिक्स देने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हो, तो जब भी कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हम हमेशा पहले टेस्ट डोज देते हैं। तो टेस्ट डोज जो है इंट्राडर्मल में देते हो, और नॉर्मल हम क्या करते हैं कि जो इंसुलिन सिरिंज है उसमें आप जो वो 1 ml की पूरी सिरिंज होती है, तो उसमें जो यूनिट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं ना, 2 या 3 आप ले सकते हो, और जस्ट आपको लगा के देखना है, और अगर आपने मान लो यहाँ पे लगाया है तो इस एरिया को आपको मार्क कर देना है और टाइम और डेट लिख देना है कि किस टाइम पे हमने लगाया। फिर उसके 10 से 15 मिनट हम देखते हैं कि कोई इचिंग तो नहीं पेशेंट को हो रही, या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर टेस्ट डोज उनकी ठीक रहता है तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। और भी 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, ये सारे मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो उससे बाहर आया हो। अगर आपको भी इंटरव्यूज क्लियर करने में दिक्कत होती है, आपने अलग-अलग वीडियोस देख के रेडी कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाता, तो इसीलिए मैंने अपना स्पेशल कोर्स रेडी किया है जिसमें मैं आपको 7 दिन के अंदर रेडी करता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, मॉक इंटरव्यूज करता हूँ, सारी चीज़ें करके भेजता हूँ, जिसके साथ मेरे स्टूडेंट विद इन 7 डेज़ ही इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, और बहुत ही कम प्राइस मैंने कोर्स का रखा हुआ है। अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है और आप चाहते हो कि विद इन 7 डेज़ मैं हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्लियर करके डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाऊँ और लग जाऊँ, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जितनी आपकी सैलरी लगेगी उसकी 10% मैं फीस लेता हूँ, और वो तो आपको याद भी नहीं रहेगी जब आपका हॉस्पिटल ज्वाइन हो गया। अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे हाय लिख के भेज सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, बताओ, तो मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ और हॉस्पिटल में इंटरव्यू स्टार्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था। तो इसमें मेनली सेग्रीगेशन के बारे में ही आपको ज़्यादातर पूछते हैं हर हॉस्पिटल में कि किस में क्या डालना होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है येलो में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, व्हाइट में क्या डालना है और ब्लू में क्या डालना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ना रेड का जो बताते हैं प्लास्टिक वेस्ट बोल देते हो, तो ओनली प्लास्टिक वेस्ट मत बोला करो, उसको इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट बोला करो, क्योंकि बॉटल भी आपकी जो है वो प्लास्टिक की होती है, किनले की जो आप पानी पीते हो, और वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि पानी वाली जो प्लास्टिक की बॉटल है वो किस में फेंकोगे, तो आप बोल देते हो रेड में फेंक देंगे, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा उसमें जाता है। हालांकि इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट जाता है जो पेशेंट की साइड से जनरेट होता है, ठीक है? उसके बाद आईएम मसल का, किसी एक मसल का नाम पूछा था, तो वो तो आपको पता ही है, हम ज्यादातर डेल्टॉइड और ग्लूटियल यूज करते हैं, तो आप किसी का भी नाम बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद ना जब सारे क्वेश्चंस हो गए तो लास्ट उन्होंने मुझे कैरोटिड
पल्स का पूछा था कि कहाँ से फील करते हो, तो कैरोटिड पल्स आप यहाँ से चेक करते हो, ठीक है। आपसे कैरोटिड पूछ सकते हैं, फेमोरल पूछ सकते हैं, रेडियल पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह पे है, तो जस्ट आपको बताना होता है कि कौन सी जगह पे है, ठीक है। लास्ट पे इन्होंने ना मेरे से जस्ट ऐसे ही कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों लास्ट हॉस्पिटल छोड़ा, कितनी सैलरी थी, या कोई लड़ाई हो गई थी इसलिए छोड़ा, या क्यों छोड़ा। अगर आपसे ये सारी बातें हो जाएं तो समझो कि आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, ठीक है। अगर आपको जस्ट 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं और आपने अच्छे से आंसर नहीं करे और आपको अगर बोल देंगे ठीक है आप जाओ अच्छे से रेडी होके आना, तो फिर उसका मतलब होता है कि आप सिलेक्ट नहीं हो, है ना। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, घर पे कौन कौन है, अच्छा आप यहाँ पे कर पाओगे, यहाँ पे रह पाओगे, कैसे रहोगे, ये सारी चीजें अगर पूछने लग जाए तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी 100% ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। बाकी अगर आपकी ज्वाइनिंग ना हो तो मैं बैठा हूँ, मेरा काम ही यही है कि आपको रेडी करूं और हॉस्पिटल में एंट्री क्लियर करवाऊं, ठीक है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट हाई लिख के भेजो, तो मैं आपको जल्दी से रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।